नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, और बाकी काफ़ी चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लगभग एक आध दो चैप्टर और बचे हुए हैं जो डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, आगे के जो प्रश्न हमारे थे वो ये थे, आगे के जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, मान लेते हैं वह पूर्णांक x है, माना वह पूर्णांक x है जो 3q क्या कह रहा है 3m प्लस 3m प्लस 1 जो 3q या 3q प्लस 1 के रूप का है। ठीक, आप सोच रहे हैं ये क्यों माना गया? ये इसलिए माना गया है क्योंकि अभी हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो 3q प्लस 1 माना गया है, इसका वर्ग करके हमको ये लाना है, इसका वर्ग करके हमको 3m प्लस 1 के रूप में कर देना है। बस इतना सा काम करना है इसमें और कोई काम नहीं। ठीक, तो कोई भी पूर्णांक है उसको x मान लेते हैं और उसको 3q और 3q प्लस 1 के रूप में हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा कि मान लीजिए कि हम पहली संख्या का वर्ग करते हैं। ठीक है, इसलिए 3q का स्क्वायर, 3q का पहले का वर्ग कह रहा है कि प्रत्येक का वर्ग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए अगर इसका हम वर्ग कर दें, अगर हम वर्ग कर देंगे तो 3q का वर्ग हो जाएगा 3q इंटू 3q, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, q का q में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा q स्क्वायर। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 9 का अगर गुणनखंड कर दें तो 3 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब यहाँ एक काम करें, अगर हम 3q स्क्वायर को हम अगर m मान लें, लेट 3q स्क्वायर बराबर m मान लें, तो ये किस रूप में आ जाएगा 3, और इसको तो हमने m मान लिया है, किस रूप का हो जाएगा 3m के रूप का हो जाएगा। किस रूप का हो जाएगा 3m के रूप का हो जाएगा। इसलिए ऐसे ही अगला करें, पहला क्या था 3q, दूसरा क्या था 3q प्लस 1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 3q प्लस 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा आपको, ये टूट जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ये होता है और या तो फिर इसी को ऐसे लिखा पाते हैं आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 3q, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे क्या है 3q इंटू b की जगह पे क्या है 1 है, प्लस b का स्क्वायर, b हमने किसको माना है 1 को, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3q का, 3 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 9 और q का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 तिया, ये 2 तिया क्या हो जाएगा 6q, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया करते हैं, फिर वही प्रक्रिया क्या करेंगे, इसमें से हम 3 कॉमन कर लेंगे, इसमें से अगर हम 3 कॉमन कर लें, इसमें से अगर हम 3 कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ कॉमन करने का मतलब 3 से 9 में भाग हो जाएगा, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, यहाँ q स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से 3 हमने कॉमन किया तो 3 दूना 6 क्या बचेगा 2, और उसके बाद q प्लस क्या हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं हम मान लेते हैं लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर ये मान लेते हैं। अब की बार हम क्या मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2, अर्थात इतने पूरे को हम यम मान लेते हैं। अगर हम इतने पूरे को यम मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और उसके बाद इसके जगह पे यम हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग, यहाँ क्या आ गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल गया 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अर्थात हमको क्या सिद्ध करना था, किसी संख्या कोई पूर्णांक के लिए अगर हम पहले का वर्ग करें तो 3m के रूप में लिख सके, और 3m प्लस 1 का वर्ग करें तो क्या किसको इसको भी मतलब किसी और पूर्णांक का अगर हम वर्ग करें तो इसको 3m प्लस 1 के रूप में लिख सके। देखिए यहाँ कोई ऐसी डिफिनिट चीज़ नहीं है कि इसको ऐसे ही करना है, कोई भी पूर्णांक आप मान सकते हो और उसको जैसे मान लीजिए कोई भी पूर्णांक लो उसका वर्ग करो तो उसको 3m के रूप में कन्वर्ट कर दो। अगर कोई पूर्णांक ऐसा लो जो 3q प्लस 1 के रूप का हो, अर्थात प्लस 1 उसमें जुड़ा हुआ हो, तो उसको भी कन्वर्ट करो और 3m प्लस 1 के रूप का
कर सको, मतलब कोई भी यहाँ कुछ भी को m मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि इतने को ही m माना जाए। यहाँ हमने 3q² को m मान लिया तो यहाँ भी केवल m ही लिखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ किसी को भी m मान लो, बस ये कन्वर्ट होकर आ जाना चाहिए 3m+1 के रूप में, बस इतना ही हमको क्या करना है, इसमें करना है। ऐसे ही जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न जो है अगला जो प्रश्न है हमारा वो अगला है कि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये घन हमको दिया गया है, ये क्या दिया गया है, हमको घन दिया गया है। अगर ये घन दिया गया है तो लेट मान लेते हैं x कोई पूर्णांक है, x कोई क्या है, पूर्णांक है, जो उसमें हमने क्या माना था 3q+1 इस रूप में माना था, इसमें भी वही काम करेंगे, जो 3q+1 या 3q+2 के रूप का है। उसमें भी यही चीज तो हमने माना था, 3q+1 और 3q, बस उसमें 1 तक था, इसमें 2 तक आ गया है, इतना ही के रूप का है, ठीक है, इसके रूप का है, 3q+2 के रूप का है। अब अगर हम मान लें संख्या का घन करें, अगर हम संख्या का घन करें, हमको किस रूप में कन्वर्ट करके लाना है, 9m+1 और 9m+8 के रूप में इसको कन्वर्ट करके हमको लाना है। अब इसको अगर इसको हम सॉल्व करें तो कोई पूर्णांक पहला क्या था 3q, अगर हम 3q का घन करें, किसी भी संख्या का क्यूब मतलब उस संख्या का कितनी बार गुणा, 3q इंटू 3q इंटू 3q, कितनी बार, 3 बार, 3 तिया 9 तिया क्या हो जाएगा 27, और q का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 27 क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 9 तिया 27, 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं लेट 3q क्यूब बराबर क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। 3q क्यूब बराबर हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। अगर हम इसको m मान लेंगे तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, m, अर्थात ये किस रूप का हो गया, 9m के रूप का हो गया। पहला क्या था हमारा, 9m के रूप का करना था, दूसरा है 9m+1 के रूप का करना है। अगला हमने क्या पूर्णांक माना है, ठीक है, अगला जो पूर्णांक हमने माना है वो माना है 3q+1, ठीक है। अब इसका क्यूब कर देंगे। अब अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये a+b के होल क्यूब पे टूट जाएगा, ठीक है, a+b, क्योंकि इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b मानेंगे। अब अगर हम a+b के होल क्यूब के तोड़ेंगे तो a+b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ प्लस b³, ठीक है, प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है, कुछ इस रूप का होता है। अब यहाँ अगर हम करें सबसे पहले a³ क्या है 3q है, इसका क्यूब करेंगे, प्लस b³ को रोके रहते हैं, इसको कर देते हैं 3a² अर्थात 3q का स्क्वायर और इंटू b के जगह पे क्या है 1, प्लस 3ab², एक का वैल्यू क्या है 3q और इंटू b² b के जगह पे क्या है 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b³ बचा हुआ b³ लिख देते हैं, b के जगह पे क्या है 1 का क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। आगे हम इसको सॉल्व करें तो 3 का घन करेंगे 27 आ जाएगा, q का क्यूब हो जाएगा, भाई x के हाथे 3 है, x के हाथे 3 आ जाएगा अर्थात x³ आ जाएगा, प्लस यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे क्या, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, तो 3 का वर्ग का मतलब 3 का गुणा 2 बार, 3 गुणे 3, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 और 9 तिया क्या हो जाएगा 27, और यहाँ q² है, ठीक, इसका गुणा 1 में करेंगे तो किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो वही संख्या लौट के आ जाती है, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और उसके बाद फिर q का q ही रह जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही, और 1 का गुणा इस सब में करेंगे तो वही रह जाएगा, और प्लस क्या हुआ 1 का घन करेंगे तो क्या होगा 1 गुणे 1 कितनी बार करते जाओ क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करें, इन पूरे में से इन तीनों में से 9 कॉमन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको +1 के रूप का लाना है, 9m+1 के रूप में लाना है, अर्थात +1 को छोड़ देंगे, इन सभी में से 9 कॉमन कर लेंगे। अगर हम 9 कॉमन कर लें तो यहाँ 9 तिया 27 3 बच जाएगा क्यूब, यहाँ अगर 9 हमने कॉमन किया तो 9 तिया 27 क्या आ जाएगा q², यहाँ हमने 9 कॉमन किया तो क्या बच जाएगा q, और प्लस क्या हुआ 1। अब मान लेते हैं लेट 3q³ प्लस 3q² प्लस q बराबर m। अब इस पूरे
जो ये पूरा हमारा बहुपद आया है, इस बहुपद को हम किसके बराबर मान लेते हैं, m के बराबर मान लेते हैं। अगर हम इसको 9m के बराबर मान लेते हैं तो 9, और इस पूरे को हमने m मान लिया तो 9m, और उसके बाद फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9m + 1 के रूप का हो गया। ऐसा ही अगला ले लें हम, ऐसे ही अगर अगला ले लें, अगला जो हमने लिया था 3q + 2 लिया था, इसका क्यूब करेंगे। बस अंतर क्या होगा कि जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 2 हो जाएगा, बस इतना सा अंतर होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे रहने वाला है, अर्थात a + b के होल क्यूब से इसको भी तोड़ेंगे, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही। ये क्या होगा, 3q का होल क्यूब + 3 × 3q का स्क्वायर, और इंटू जहाँ 1 है वहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, + 3 × 3q इंटू यहाँ 1 का वर्ग था, किसका वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 का घन था, किसका घन हो जाएगा, 2 का घन हो जाएगा। जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 2 हो जाएगा, बस इतना सा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। इसका घन करेंगे तो 3 × 9 = क्या हो जाएगा, 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9, और 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 × क्या हो जाएगा, 27, 3 का वर्ग करेंगे 9, और 9 × क्या हो जाएगा, 27, और 27 दूना क्या होगा, 54, और उसके बाद क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये होगा 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 × 12, 12 × क्या हो जाएगा, 36 क्यू स्क्वायर, और प्लस 2 का घन करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस पूरे में से, इनमें से, इन पूरे में से हम क्या करते हैं, 9 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि 9m + 8 के रूप का लाना है, और +8 क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। इन सब में से अगर हम 9 कॉमन कर देंगे, 9 कॉमन कर देंगे तो यह हो जाएगा 9 × 27, 3q³ प्लस 9 यहाँ से अगर हम कॉमन कर लें तो 9 छक क्या हो जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर, 9 यहाँ से कॉमन करेंगे तो 9 चौक 36, और उसके बाद क्यू स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। 1 मिनट, यहाँ क्यू स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक, यहाँ 3 × 9 और 9 चौके 36, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4q, और प्लस में क्या हो जाएगा 8, प्लस में क्या हो गया 8। अब यहाँ मान लेते हैं लेट इस पूरे को हम m मान लेते हैं, अर्थात 3q³ + 6q² + 4q बराबर क्या मान लेते हैं, m। इस पूरे को अगर हम m मान लेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट में 9m + 8, किस रूप का हो गया, 9m + 8 का रूप का होता है, ठीक है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है, 9m + 8, पहला क्या आया, 9m + 1 आया, पहला आया था आपका 9m, दूसरा आया 9m + 1, और दूसरा आया 9m + 8 के रूप का होता है। अर्थात इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी, मतलब इसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट करके 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का क्या करना, कर देना है, ठीक है। बाकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, ठीक है। बाकी यही लिख देना है कि इसलिए कोई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक। आगे अगला जो चैप्टर है, अगला भी चैप्टर का क्वेश्चन मैंने इसमें नोट कर लिया है, ठीक है। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं बड़े ही इजी हैं, कुछ मतलब विशेष नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनखंड, पहला क्या दिया है, 140, पहला क्या दिया है, 140, 140 दिया है, तो 140 का अगर हम गुणनखंड करें, 140 का अगर हम गुणनखंड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 0 होगा, 2 35 दूना क्या हो जाएगा, 70, 5 × 7 क्या होगा, 35, 7 × 1 7। अब इसका अगर हम गुणनखंड करें, इसका गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 5 और गुणे में क्या हो गया, 7। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 और गुणे में क्या हो गया, 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखो कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब जो किसी से कट जाए, और अभाज्य का मतलब जो किसी से भी ना कटे। कोई भी भाज्य संख्या, जैसे हमने मान लिया 20, ये तो एक भाज्य संख्या है, इसको समझ लीजिए, अभी आगे काम आएगा। ये तो एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसके जो गुणनखंड होंगे 2 दूना 4 पंचे 20, या फिर कोई संख्या हमने ले लिया 36, 2 दूना 4 3 12 3 36, ठीक। ये तो क्या है, एक प्रकार का भाज्य संख्या, अर्थात किसी न किसी संख्या से कट जाएगा ये। लेकिन इसके जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्यों इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये विभाजित होगा, ना तो ये विभाजित होगा, ना तो ये विभाजित होगा, ना तो ये विभाजित होगा। ये विभाजित होने वाले
नहीं है। इस वजह से इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड, मतलब इनका ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य हो, अर्थात चाहे 2 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 3 हो, ये किसी से भी नहीं कटेंगे। किससे कटेंगे? या तो स्वयं से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे, बाकी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से हो गया। ऐसे ही अगला ले सेकंड वाला 156। 156 का जब हम वर्क करेंगे, 156 का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे सॉरी 156 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सते 14 हो जाएगा, फिर 2 अठे 16 हो जाएगा, 39 दूना क्या होगा 78, और फिर 3 तेरहिया में, फिर 13 कम 13, ये आ जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में क्या हो जाएगा 13। अब 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 के घाते 2 लिख दें, और गुणे में 3 गुणे में क्या हो गया 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन 3825 दिया है। 3825 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 3825 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो आपको क्या मिल जाएगा? 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, काटते हैं इसको, 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 2 बचेगा 8, और फिर क्या हो गया 22, 3 सते 21, 3 बचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 3 75। ठीक, 5 2 7 4 11, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटे हम, ये हो जाएगा 5 अट्ठे में 40, और 5 पचे में क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से काटे तो 17 पचे 85, और 17 कम क्या हो जाएगा 17। ठीक, इसका जो गुणनखंड होगा वो 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5 और गुणे में क्या हो गया 17। ठीक है, बड़े गुणे में क्या हो गया 17। 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 घाते 2। 5 कितनी बार है? 2 है, 5 घाते 2, और गुणे में क्या हो गया 17। ठीक है, ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा था चौथा प्रश्न, इसमें कह रहा है 5005, 5005, इसका जो हम गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए कि 5005 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, एक बार जाएगा। ठीक, अब ये किससे कटेगा? 7 से करें, ये हो जाएगा 7 एकम 7 3 10, हाँ हो जाएगा 7 एकम 7 3 10, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 30, 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 11 से काटे, 11 कम 11, 11 3 33, फिर 13 कम 13। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऐसे गुणनखंड बनते हैं, ऐसे गुणनखंड बनते हैं जो क्या होते हैं अभाज्य होते हैं, अर्थात वो किसी संख्या से नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला जो प्रश्न आपका था, ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका था वो था इसी में 7429, किसका गुणनखंड करना है 7429 का। अब अगर 7429 का हम गुणनखंड कर दें, 7429 का गुणनखंड करें तो ये कितना आएगा 9 2 11 4 15 7 21 22, नहीं कटेगा ये, किस संख्या से कटेगा ये? 7 से भी नहीं कटेगा, 9 11 से भी नहीं कटेगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, और 11 से 77 नहीं कटेगा, 12 13 13 से काटते हैं, किस संख्या से कटेगा ये 7429? अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 7 7 8 9, 0 7 में 6 कटेंगे 1, और ये हो जाएगा 29, 8 8 16, 7 बजे 7 7 49, और 7 6 42, 87 से भी नहीं कटेगा ये 37। इसका भी कोई एक अभाज्य गुणनखंड ही बनेगा। अगर हम 13 से काटें, 13 से नहीं कटेगा, 14 15 16 17 18 19, 17 से 17 चौके 68, और 6 62 हो जाएगा, 17 चौके 68 6 12, 17 से भी नहीं कटेगा, 18 19, 19 से काटें, 19 दूना 38, 37 वगैरह से तो नहीं कटेगा ये। मान लीजिए इसको अगर हम देखें तो ये 17 से अगर हम भाग करें तो ये हो जाएगा 17 चौके 68 68, और 6 74 हो जाएगा 62, 17 3 51, और 11 62, 17 7 क्या हो जाएगा 119। फिर अगर हम इसको भाग करें 19 दूना 38, हाँ ठीक है, 19 दूना 38, 5 43 हो जाएगा, और उसके बाद 57, 19 क्या हो जाएगा 57, फिर 23 कम 23। इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा 17 गुणे में 19, और गुणे में क्या हो गया 23। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अगला कह रहा है
कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब ये क्या करना है कि हमको जो दोनों संख्याएं दी गई हैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद फिर हमको जो चेक करना है देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पहली जो संख्या दी गई है वो दिया गया है, पहला जो नंबर दिया गया है वो है 26 और गुणे में 26 और क्या है 91। 26 और 91 दिया है। अगर हम 26 का गुणनखंड कर लें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 13। अगर हम 91 का गुणा करें, 91 का अगर हम गुणनखंड करें तो 91 का हो जाएगा 7 गुणे में 13। 7 गुणे में क्या हो जाएगा 13। अब सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं। इसमें से जो जो मैच करता है वो क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में क्या ऐसा है जो मैच करता है वो 13 है, तो वो क्या हो जाएगा एचसीएफ। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा जो जो नहीं मैच करता है वो भी हो जाएगा। जो जो नहीं मैच करता, 2 नहीं मैच करता, 7 नहीं मैच करता, 13 अगर मैच कर रहा है तो इसको एक बार ही लिखेंगे। अब अगर हम गुणा कर दें तो 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 का गुणा 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14 तियाँ 42 और 14 कम 14 4 18, 182। एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा आपको 182। अब आपको सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमको क्या करना है बराबर सिद्ध करना है। तो पहली संख्या क्या थी हमारे पास 26 और दूसरी संख्या क्या थी 91। पहली संख्या थी 26 और दूसरी संख्या क्या थी आपको 91 बराबर एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया आपको, एचसीएफ बराबर कितना आया है 13। एचसीएफ बराबर क्या आ गया आपको 13 आ गया है। अब अगर हम आगे इसमें देखें तो 26 और 91 का अगर आपस में गुणा कर दें, 26 और 91 का आपस में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 26 और 91 का आपस में गुणा करें। देखिए कैसे करते हैं, 1 छक्का 6 हो जाएगा, फिर 6 9 54 और 2 1 कम 2, 54 और 2 क्या हो जाएगा 56, 56 के 6 हो जाएगा हासिल 5, 9 दूना 18 और 18 5 क्या हो जाएगा 23, 2366 आ जाएगा। 182 का गुणा अगर हम 13 में कर दें, ठीक 182 का गुणा 13 में कर दें तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा, 13 8 104 और 2 104 में 2 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, हासिल 10 हो जाएगा। 13 कम 13 और 10 क्या हो जाएगा 23। क्या दोनों बराबर आ गए, हाँ बराबर हो गए। ऐसे ही अन्य दोनों जो दिए गए हैं उनके साथ भी करना है, मतलब एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और दिखा देना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात जो आपको दोनों संख्याएं दी रही हैं इनका गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है उसको भी सिद्ध करते हैं। अगला जो है 510 और 92, अगला जो दिया गया है वो है 510 व 92। अगर हम 510 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 पंचे 30 और 17 3 51। ठीक है, मतलब 510 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसका होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 17। अब उसके बाद फिर क्या है आपके पास 92। अगर 92 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात 92 का अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 23 चौका क्या हो जाएगा 92, 23 चौका क्या हो जाएगा 92, अर्थात 2 गुणे में 2 गुणे में क्या हो जाएगा 23। अर्थात आपके पास जो संख्याएं हैं वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 पहली हो गई और दूसरी में हो गया 2 गुणे 2 गुणे क्या हो गया 23। इसका क्या है ये अभाज्य गुणनखंड। अगर हम इसको एचसीएफ सबसे पहले निकालें, एचसीएफ मतलब जो दोनों में मैच करे, दोनों में कौन मैच कर रहा है 2, बाकी कुछ नहीं, अर्थात एचसीएफ बराबर कितना हो गया, एचसीएफ बराबर कितना हो गया 2। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम बराबर जो मैच करता है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मैच करता उसको भी 2 गुणे 2 फिर 3 फिर क्या है 5 फिर क्या है 17 फिर क्या है 23। अगर हम इन सभी का गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 और 60 में 17 का गुणा करेंगे, 17 छक्का 102, 1 4 20 आ जाएगा। इसमें गुणा हम 23 का कर दें तो ये हो जाएगा 23, फिर 23 दूना 46, फिर 23 से कम क्या हो जाएगा 23, 23,460 क्या जाएगा आपको 23,460 आ जाएगा। ठीक, अब 23,460 तो आ गया, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि पहली संख्या अर्थात नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू क्या करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है,
ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहली संख्या क्या हमारे पास थी, 510। दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, 92 अर्थात 92 बराबर एलसीएम कितना था हमारे पास, 23,460 और गुणे में एचसीएफ क्या था हमारे पास, 2 था। इन दोनों का आपस में गुणा कर दें। अगर हम 510 और 92 का आपस में गुणा करें तो ये हो जाएगा, ये 2 एक कम 2 और 5 दूना 10, 9 एक कम 9, 10 9 19 के 9 और ये हासिल क्या हो जाएगा 1, 9 पचे 45, एक क्या हो जाएगा 46। मतलब ये आ जाएगा 46,920। अगर इसका गुणा कर दें आपस में तो 46,920 बराबर, अगर हम इनका आपस में गुणा कर दें, इनका आपस में तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 1 9 और 23 दूना क्या हो जाएगा 46। दोनों बराबर आ गए, हाँ 46,920 उधर भी आ गया और 46,920 इधर भी आ गया। ठीक है, अब हमारा सिद्ध हो गया कि नहीं, सब पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे में मासा, एलसीएम या फिर क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, यही चीज हमको दर्शाना है कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है 336 और 54। हम सबसे पहले 336 का अगर हम गुणनखंड करें तो 336 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक, और फिर हो जाएगा 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 21 दूना क्या हो जाएगा 42, 3 सते 21, 7 एकम 7। अर्थात इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2 फिर गुणे में 2 फिर गुणे में 3 गुणे में 7, गुणे में 3 और गुणे में क्या हो जाएगा 7। ये हो गया। अगला जो हमारे पास 54 है, 54 है। ठीक है, 2 3 6 3 18 3 क्या हो जाएगा 54। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम या फिर एचसीएफ जो कुछ भी, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ बराबर जो दोनों में मैच करे, ये मैच करता है और एक 3 मैच करता है, अर्थात 2 गुणे 3 अर्थात 2 3 क्या हो जाएगा 6। ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अगर हम एलसीएम निकालें, हाँ अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो जो मैच करता है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सभी को नोट कर लेंगे। 2 फिर ये नहीं मैच कर रहा है, ये इन सबको नोट कर लिया। 1 3 मैच कर रहा है, नोट कर लिया। 1 3 नहीं मैच कर रहा है 2, ठीक है, इसको भी नोट कर लिया। और उसके बाद फिर क्या है 7। ये हो जाएगा। देखो एलसीएम जो हम निकालते हैं तो जो मैच कर रहा है, देखो 2 मैच कर रहा है, इसको हमने एक बार लिख लिया। बाकी ये तीनों नहीं मैच कर रहा है, इन तीनों को भी हमने लिख दिया। 3 एक बार मैच कर रहा है, मैचिंग को लिख लिए। उसके बाद फिर 2 बचा हुआ उसको भी लिख लिया। बाकी बचा क्या था 7, उसको भी हमने नोट कर लिया। ठीक, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 3 क्या हो जाएगा 48 और 48 में हमको गुणा करना है 7 3 21 3 क्या हो जाएगा 63। गुणा करने तो 3 8 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा। 8 छक 48, 4 3 12, 12 और 48 क्या होगा 12 और 48 60 हो जाएगा। और 60 और 2 हासिल था आपके पास 62 के 2 हासिल क्या हो जाएगा 6 और 6 चौके 24 और 24 और 6 क्या हो जाएगा 30। मतलब क्या हो जाएगा 3024। क्या हो गया 3024 एलसीएम और एचसीएफ। फिर वही काम सिद्ध करना है, n1 इंटू अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या है आपके पास n1 इंटू पहली संख्या दूसरी संख्या, ये है 336 और गुणे में क्या होगा 54 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है आपके पास 3024 और इंटू एचसीएफ क्या है आपके पास 6 है। अगर हम 336 में 54 का गुणा कर दें, 336 में अगर हम 54 का गुणा कर दें तो आपको क्या मिलने वाला है 4 छक 24, 4 3 12, 2 14, 4 3 12, 1 13 हो जाएगा। 5 छक 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 1 हो जाएगा। ठीक, ये आपको मिल गया 18,144। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 24 छक्का 144, 6 3 18, ये भी आ जाएगा 18,144। अर्थात दोनों सेम आने वाले हैं, अर्थात पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के जो प्रश्न आपको दिए गए हैं चेक करते हैं क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। 12 है, 51 है और क्या है 21 है। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले क्या है 12, फिर क्या है 51 है,
फिर क्या है 21। अगर हम इसका गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 क्या हो जाएगा 12, और 51 का करें तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 17, 17 3 51, और 21 का अगर हम गुणा करेंगे तो 3 गुणे में 7 हो जाएगा, 3 7 क्या हो जाएगा 21। ये था हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका सबसे पहले हम एचसीएफ निकालें। एचसीएफ मतलब जो तीनों में मैच करे, तीनों में कौन है जो मैच करेगा, एक ही संख्या है जो तीनों में मैच करे, वो क्या है 3, अर्थात एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा 3। इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो जो नहीं मैच करता उसको भी नोट कर लेंगे, 2 है फिर 2 है, एक 3 है जो मैच कर रहा है तीनों में, एक बार नोट करेंगे, उसके बाद फिर क्या है 7 है, और उसके बाद फिर क्या है 17। अब अगर इन सबका गुणा कर दें आपस में तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, 12 7 क्या हो जाएगा 84, और 84 में अगर हम 17 का गुणा कर दें तो 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 8 से 56, 56 4 60 और 2 62, और 8 एकम 8 6 14, ये क्या हो जाएगा 1428। 1428 आपको क्या मिलने वाला है एलसीएम। ऐसे ही आगे जो प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है 17 23 और 29, 17 है 23 है और क्या है 29। 17 का गुणनखंड होगा, नहीं होगा तो 1 गुणे 17, 23 का होगा, नहीं होगा 1 गुणे 23 कर दें, क्या 29 का होगा, नहीं होगा तो 1 गुणे में 29 कर दें। अब इसका अगर हम एचसीएफ लें, अगर हम इसका एचसीएफ लें तो तीनों में कॉमन क्या है एक क्या है जो तीनों में है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम आपको मिलेगा 17 गुणे में 23 गुणे में क्या हो जाएगा 29। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीनों, इन तीनों का जो गुणनखंड है, इन तीनों का गुणनखंड भी क्या हो रहा है मैच नहीं कर रहा है, तो इन तीनों को आपस में जिसका गुणनखंड मैच करेगा उसको एक बार लिखेंगे, एक है तो एक का गुणा करेंगे भाई, इसलिए हमने एक को नोट नहीं किया। बाकी 17 है 23 है 29, इन तीनों का आपस में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 17 और 23 का आपस में गुणा कर दें तो 17 3 क्या हो जाएगा 51, और 17 दूना 34 और 5 क्या होगा 39। फिर इसका गुणा अगर हम 29 में कर दें तो ये हो जाएगा 9 1 कम 9 हो जाएगा, और 9 में 81 हासिल 8, 9 3 27 और 8 क्या होगा 35, 2 1 कम 2 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, 11,339। आपको जो एलसीएम मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है 11,339। ठीक, आगे जो आपको दिया गया है लास्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इसमें क्या है आपको दिया है 8, फिर 9 दिया है, फिर क्या दिया है 25। 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8, 9 का करेंगे तो 3 3 क्या होगा 9, 25 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ क्या कोई मैच कर रहा है, नहीं, अगर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अगर एलसीएम की बात करें यहाँ, एलसीएम बराबर क्या होगा, तो जो मैच कर रहा है उसको तो नोट कर रहेंगे, जो नहीं नोट कर रहा, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी नोट कर लेंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 और गुणे में 5 गुणे में 5, इन सब का आपस में गुणा कर दें तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 पंचे 40 पंचे 200, 200 का गुणा 9 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1800। ठीक, एलसीएम बराबर आपको क्या मिल जाएगा 1800। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था तो इस तरीके से आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे जो प्रश्न दिया गया है देखते हैं वो क्या है। सवालों को इन्हीं तरीके से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत विशेष ऐसा नहीं है कि आपके लिए इतना क्रिटिकल हो या फिर मतलब आप नहीं कर सकते या ऐसा वैसा, मतलब ये सब चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि जांच कीजिए कि नहीं, उसके पहले एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम 306 और 657 का निकालना है। देखो आप जानते हो कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप जानते हो पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, पहली संख्या 306 गुणे में दूसरी संख्या क्या है 657, 657 है, और बराबर एलसीएम आपको निकालना है एलसीएम, और गुणे में एचसीएफ आपको कितना दिया गया है 9 दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है आपको 9, 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, अर्थात एक तरफ बच जाएगा आपका एलसीएम और दूसरी तरफ होगा 306 गुणे में 657 और बटे में क्या हो जाएगा 9, क्योंकि जो भाग करेगा वो नीचे रहेगा। अगर हम भाग करें तो ये हो जाएगा 9 सत्ते में 63 हो जाएगा, 63 2 65 27 और 9 तिया क्या हो जाएगा 27। अब 73 का गुणा 306 में कर दें, अगर हम 73 का गुणा 306 में कर दें, 306 में अगर हम 73 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 6 18 3 3 9 7 3 21 7 3 21,
एक मिनट, 7 छक 42 और 7 तिया 21, 8 2 1 3 9 4 13 और 1 1 2 2, अर्थात कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर आपको मिल जाएगा 2 2 3 3 8। इतना आपको क्या मिलने वाला है, एलसीएम। क्या मिलने वाला है आपको, एलसीएम। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, मतलब इकाई का अंक 0 आ सकता है 6 का पावर n। ठीक है, लेट ठीक है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 डट डट डट, कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या 9 तक जा सकती है। ठीक, अर्थात n को कोई प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। अब अगर हम चेक करते हैं 6 का पावर n बराबर, ठीक है, हम सबसे पहले ले लेते हैं, पहले में ले लेते हैं 6 का पावर 1 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का पावर 2, 6 के घाते 2 मतलब 6 गुणे 6, 6 क्या हो जाएगा 36। 6 के घाते 3 अर्थात 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार कितनी बार आ जाएगा, 216। मतलब एक चीज देखो, क्या इकाई का अंक क्या आ रहा है, हमेशा 6 आ रहा है, इकाई का अंक हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अर्थात 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, इकाई के अंक में हमेशा 6 आ रहा है। इसलिए लिख सकते हैं हम किसी भी संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या हम अगर ले लें तो उसका पावर अगर हम कोई भी लगाएं, चाहे 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 कुछ भी लगाएं, तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 आ जाएगा। ठीक, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब आगे कह रहा है अगला जो प्रश्न, कुछ विशेष नहीं है, बस केवल उलझाने का प्रयास किया है थोड़ा सा। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13 और 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अभी हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो बताया था कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसका गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य होता है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि किसी भाज्य संख्या का किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या क्या दिया गया है, 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13, या क्या दिया गया है 7 गुणे में 6 दिया है। ठीक है, यहां देखो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा है आपको, 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस में 5, ऐसा लिखा है। 7 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे में 5, गुणे में 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस क्या है 5। इसको अगर हम लिखें, सही रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 7 और 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 4 बार है तो 2 के घाते 4, और गुणे में 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 घाते 2 हो जाएगा, और फिर गुणे में क्या है 5, और फिर गुणे में 1, और ये क्या है प्लस में 5 लिखा है, नहीं तो 5 घाते 2 हो जाता है। ठीक है, ये अथवा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 के घाते 4, 7 गुणे 2 के घाते 4 गुणे में 3 के घाते 2 गुणे में 5 गुणे में 1 प्लस में क्या हो गया 5। ठीक है, इसलिए ये अथवा ये क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो गुणनखंड दिया है 7 भी अभाज्य है 11 भी, क्योंकि इसके जो गुणनखंड दिए गए हैं वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं।
इसके गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, तो किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर वो भाज्य होती है तो उसके गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं। तो कोई भी संख्या ये है, अगर इसके गुणनखंड अभाज्य है तो ये संख्या क्या होगी? भाज्य हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कुछ नहीं करना है, सीधा सा इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है। पहली संख्या क्या है? 18, और दूसरी संख्या क्या है? 12। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18। 12 का करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12। HCF बराबर कितना होगा? HCF बराबर कितना होगा? HCF निकालेंगे कितने समय बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए कि 18 और 12 मिनट लगते हैं, LCM निकालो इनका। LCM अगर हम निकालें, इनका LCM निकालेंगे तो देखो ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, इसको एक बार लिखेंगे, जो बचा वो भी नोट कर लेंगे, ये एक बार, इसको एक बार, और बाकी क्या होगा? 1 3 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ क्या होगा? 36, 12 तियाँ क्या होगा? 36। कितने मिनट बाद? इसलिए 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 6 मिनट बाद वो 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि सफ़र अपना जारी रखिए। सफ़र मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी काम को करते हैं, कोई अपना काम करते हैं, तो उस काम को रोकिए मत। ठीक है, हाँ, काम को तब मत रोकिए जब आपके लिए फ़ायदेमंद हो। काम आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, उसका परिणाम आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो फ़ायदेमंद ना हो, तब उस काम को रोक देने में ही आपको बुलाई है। तो जो भी प्रश्न आपको दिए गए थे यहाँ सॉल्व करने के लिए, यहाँ चैप्टर 1.2 तक लगभग कंप्लीट, चैप्टर 1.2 तक कंप्लीट हो गया है। बाकी जो बचा हुआ उसको हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, तो आगे मैं कहना चाहूँगा कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदगी जीना है अगर तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जिंदगी जीना है अगर तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर की तो कोई बात नहीं, राह के पत्थर की तो कोई बात नहीं, राह के पत्थर की कोई बात नहीं, मंजिल भी आवाज़ देगी, सफ़र जारी रखो। ठीक है, अब कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी प्रक्रिया आपकी चल रही है, कोई भी कार्य आपका चल रहा है, अगर वो आपके जीवन के लिए सार्थक कार्य है तो उस कार्य को आप बंद मत कीजिए। ऐसा थोड़ो कि आप युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हो, ठीक है, जा रहे हो वहाँ युद्ध स्थल पे पहुंचे हुए हो, ठीक है, वहाँ पहुंचने के बाद दुश्मन तुम्हारा भाला बलछा लेके तैयार है, तुम कहते हो रुको हम तलवरिया ले आए। तो ऐसा नहीं होता है। जीवन में आप पूर्ण तैयारी के साथ चलो। कभी ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी अधूरी लगे। ठीक है, आपकी तैयारी अगर अधूरी लगी तो युद्ध क्षेत्र में वैसे हाल होगा। अगला दुश्मन तो आपके लिए भाला बलछा लेके तैयार है और तुम कह रहे हो जाइए तलवरिया ले आई। तो ऐसा नहीं होता है। जीवन है तो वहाँ आपके पास संघर्ष है, और इस संघर्ष में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम आ सकती हैं, तो उन चीज़ों को समेटते हुए चलिए। खैर कोई बात नहीं, तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप हंसते मुस्कुराते रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।